हेलो चिल्ड्रन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर, दैट इज द सॉलिड स्टेट। बच्चों, ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी आसान चैप्टर है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें बस आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन आपका अगर अच्छा काम करता है, देन यू विल फाइंड दिस चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। ठीक है, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, जो मैं बताती जाऊंगी थ्रू आउट द वीडियो। तो वो आप अगर ध्यान में रखोगे तो ये चैप्टर आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी आसान भी लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉलिड्स, है ना। अब आपने क्लास 11 का जो चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें ऑलरेडी हमने दो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था। एक तो था गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हमने गैस लॉज वगैरह पढ़ा था, और दूसरा लिक्विड स्टेट के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। लिक्विड्स के बारे में आप डिटेल्स में फिजिक्स में पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा था क्लास 11th में। ठीक है। अब हम क्लास 12th में स्टार्ट करेंगे विद द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड्स। ओके, सबसे पहले तो व्हाट आर सॉलिड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। तो ये देखो, दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज सॉलिड। मतलब मैटर का वो स्टेट जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो स्टेट ऑफ मैटर को हम बोलते हैं सॉलिड। ठीक है, दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो। सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिस स्टेट में होता है उसको बोला जाता है सॉलिड, और सबसे कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिस स्टेट में होता है वो है गैस। ठीक है, सो हियर इन सॉलिड स्टेट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो। एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं व्हाट वेर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो पहला तो था दे हैव गॉट डेफिनिट मास वॉल्यूम शेप। सबको पता है ये कि मास वॉल्यूम और शेप जो सॉलिड्स का होता है वो फिक्स होता है। ठीक है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर वेरी लेस, ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत हाई है तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स होगा दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, और अगर बहुत क्लोज होगा तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस जो होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में वो काफी कम होगा। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या आयंस हो सकता है, उनका जो पोजीशन होता है वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, वो अपना पोजीशन छोड़ के नहीं जा सकते, उसी पोजीशन पे वो ऑसिलेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स जो है अपने पोजीशन में से कहीं और चला जाए। जैसे गैस के केस में हमने क्या पढ़ा था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, है ना। लेकिन सॉलिड्स के केस में जो पोजीशन होता है पार्टिकल्स का वो हमेशा फिक्स होता है। उसी पोजीशन पे वो वाइब्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपना पोजीशन छोड़ के कहीं पे भी मोशन में नहीं आ सकते। ठीक है। इनकॉम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं। इनकॉम्प्रेसिबल होता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस ही नहीं है, और अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस ही नहीं है तो आप उसको कॉम्प्रेस भी नहीं कर पाओगे। दे हैव गॉट वेरी लो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। अब नॉर्मली गैसेस में क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूजन बहुत हाई होता है। जैसे मैंने बोला कि सपोज आपने परफ्यूम की बॉटल, परफ्यूम कहीं पे स्प्रे किया, तो अगर आप परफ्यूम एक जगह पे स्प्रे करते हो तो उसकी जो खुशबू होती है वो काफी दूर तक आपको उसका जो खुशबू होता है वो मिलता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परफ्यूम है वो गैस की फॉर्म में है, और इस वजह से वो गैस जो है इट विल spread, it is going to diffuse through air and is going to reach your nose even at a distance. ठीक है, लेकिन सॉलिड्स के केस में ऐसा नहीं है। सॉलिड्स के केस में जो डिफ्यूजन होता है दैट इज वेरी वेरी लो। लेकिन एक चीज है, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉलिड्स का वो काफी हाई होता है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करना है, और फिर उसके बाद अगर वो मेल्ट हो जाए उसके बाद लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है गैस में, तब भी आपको काफी ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसमें देना पड़ेगा टू make it boil. ठीक है, so the melting point and boiling point of solids are quite high. फिर उसके बाद नेक्स्ट अच्छी चीज ये है कि जो ये सॉलिड्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, तो बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, एंड दैट इज व्हाई हम सॉलिड्स को
ऐसे कंडक्टर्स में जो कंडक्टर्स हम नॉर्मली पढ़ते हैं, डायोड्स वगैरह पढ़ते हैं, वो सारे सॉलिड स्टेट में होता है ना। ओके, so these were the general characteristics of the solid state which you already know. ओके, अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। जो सॉलिड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखो सॉलिड्स का, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं उनका मैंने बताया अभी अभी कि उनके जो पोजीशंस होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। तो अगर उनके पोजीशन फिक्स्ड होंगे तो वो उसका जो फिक्स पोजीशन का एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसका एक पैटर्न होगा। ठीक है, तो वो जो पैटर्न है उसके ऊपर बेस करके हम सॉलिड्स को दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा है एमोर्फस सॉलिड्स। अब देखो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस क्या होता है। Crystalline solids, they have got a regular pattern of arrangement of the constituent particles. इसका मतलब they have got long range order. लेकिन जो amorphous solids होते हैं, they do not have a regular pattern of arrangement of constituent particles and they have got short range or no order. इसका क्या मतलब हुआ देखो। अब ये तो हमें पता चल गया, जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका रेगुलर पैटर्न होता है। जैसे ये पहला वाला डायग्राम देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक रेगुलर पैटर्न है। पहले येलो बॉल है, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ग्रीन। तो ऐसे पूरे सॉलिड में, पूरे सॉलिड के स्ट्रक्चर में ये रिपीट होता जा रहा है ना। लेकिन जो एमोर्फस है, इसमें अगर आप देखो तो ग्रीन, फिर येलो, येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ग्रीन, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जिस वे में पार्टिकल्स को अरेंज किया गया है। तो इसका कोई भी पैटर्न नहीं है, मतलब ये रैंडम अरेंजमेंट है ना। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है कि इसमें देखो थ्रू आउट पूरे सॉलिड में अगर आप देखते हो सेम पैटर्न पूरे सॉलिड में, इट इज बीइंग रिपीटेड थ्रू आउट द सॉलिड टिल लॉन्ग डिस्टेंसेस। मतलब बहुत दूर तक अगर आप देखते हो तो ये जो पैटर्न है, मतलब येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, मतलब ये आगे भी जाओगे तो ये रिपीट होता जाएगा काफी दूर तक। ठीक है, लेकिन इसके केस में, एमोर्फस के केस में क्या हो रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पे हमें लगा कि सपोज हमने बोला कि पहले ग्रीन आया, फिर येलो आया, फिर एकदम से येलो आया, फिर ग्रीन आया। जैसे मान लो हमें लगा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीन येलो येलो ग्रीन, फिर येलो, लेकिन फिर उसके बाद येलो आना चाहिए था अगर रिपीट होता, तो कुछ रिपीट नहीं हुआ, फिर से चेंज हो गया। तो इसका जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है वो बस थोड़ी देर तक सेम होता है, उसके बाद दोबारा चेंज हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसमें कोई पैटर्न होता ही नहीं है, बस रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो उसमें हम बोलते हैं दैट देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, समझ में आ गया। पहला वाला पॉइंट क्या बोला है, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है और इस वजह से क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, और एमोर्फस में देयर इज नो रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट और इस वजह से इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ओके, और डिफरेंसेस देखते हैं क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में। अच्छा, क्रिस्टलाइन का पहला देखो, शेप के बेसिस पे दे हैव गॉट डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप और इसमें इरेगुलर शेप। अच्छा, हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपके पास मार्बल है, ठीक है, एक मार्बल है और दूसरी तरफ आपके पास चौक है। ठीक है, अब मार्बल और चौक हमें पता है दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट है ना। लेकिन जो मार्बल होता है, मार्बल जो है वो काफी हार्ड होता है ना, और चौक जो है वो काफी सॉफ्ट होता है। तो हम ये बोलते हैं कि जो मार्बल है दैट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो चौक है वो है एमोर्फस सॉलिड। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो जो वो मार्बल है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके प्रॉपर्टीज, और जो चौक है जो एमोर्फस सॉलिड है उसके प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे इस टेबल में। ठीक है, तो पहला तो ये है दैट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनका जो शेप होगा वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगा। मतलब जैसे मान लो एक सॉलिड है उसका क्यूबिकल शेप है, दूसरा सॉलिड है उसका हेक्सागोनल शेप है, तो ऐसे फिक्स होगा। समझ रहे हो, हर सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप होगा इट विल बी अ फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप। लेकिन जो एमोर्फस होते हैं उनका कोई ऐसे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि हाँ ये सॉलिड है और इसका शेप ऐसा है, ऐसे आप नहीं बोल सकते हो। तो इसका इरेगुलर, कभी कुछ शेप है कभी कुछ शेप है, तो ये इट हैज गॉट अ इरेगुलर शेप। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट का। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका बिल्कुल शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड है उसमें क्या होता है कि वो एक टेम्परेचर से मेल्ट होना शुरू होगा
और धीरे धीरे चलते चलते कोई और दूसरे टेम्परेचर पे वो मेल्ट होके खत्म होगा, मतलब एक रेंज होगा, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा नहीं है कि वो मेल्ट हुआ और बस वहीं पे खत्म, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होगा एमोर्फस के केस में, जैसे मान लो किसी एक सॉलिड का मैंने बोला कि मेल्टिंग टेम्परेचर सपोज 102 था, ठीक है। तो वो 102 अगर वो एमोर्फस सॉलिड है तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि उसका टेम्परेचर 102 है, हमें हमेशा एक रेंज लिखना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसे दिखेगा कि 102 से लेके 110 तक है, मतलब वो 102 से मेल्ट होना थोड़ा थोड़ा करके शुरू होगा, मतलब धीरे धीरे सॉफ्ट होगा, मतलब हल्का हल्का सॉफ्ट होते होते वो फाइनली पूरा लिक्विड स्टेट में आएगा जब वो 110 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हुए वो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड होता है वो धीरे धीरे करके ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर मेल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करोगे तो उसके जो सरफेसेस निकलेंगे, कट करने के में हमने दो टुकड़ों में काट दिया, तो जो दोनों जो टुकड़ा निकलेगा, दोनों जो पीसेस निकलेंगे आफ्टर कटिंग, तो दोनों पीसेस का जो सरफेस होगा वो एकदम स्मूथ होगा इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन इन केस ऑफ एमोर्फस सॉलिड जो पीसेस निकलेंगे उनका जो सरफेस होगा इट विल बी अ इरेगुलर सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगला है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही है कि इसमें जो हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है? It is the temperature, it is the amount of heat that is generated during the fusion process. जो फ्यूजन प्रोसेस का मतलब है मेल्टिंग प्रोसेस, है ना। तो इसमें जो इसमें क्योंकि मेल्टिंग एक ही टेम्परेचर पे होगा तो कितना हीट निकलेगा या कितना हीट उसमें एब्जॉर्ब होगा वो फिक्स रहेगा, लेकिन इसके केस में द हीट ऑफ फ्यूजन विल नॉट बी डेफिनेट, इट विल नॉट बी फिक्स्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया नेक्स्ट वाला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एनाइसोट्रोपी। अच्छा, एनाइसोट्रोपी, जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रोपी शो करते हैं, और जो ये एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं ये आइसोट्रोपी शो करते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपी शो करते हैं, इसका ये मतलब है कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी आप अगर किसी भी डायरेक्शन में मेजर करोगे तो उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग आएगा अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो। क्या बोला मैंने? Anisotropy का मतलब है that any physical property when measured in different directions will give rise to a different value. Isotropy का मतलब है any physical property when measured in different directions will always give rise to the same value. Physical property in all directions have different value और इसमें physical property in all directions have same value. ठीक है। कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये एमोर्फस का ए, एनाइसोट्रोपी का ए, को लगता है इसका ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, उल्टा है। क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपी शो करता है, एमोर्फस आइसोट्रोपी शो करता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम अगले स्लाइड में भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बस इतना याद रखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने सुना होगा फिजिक्स में भी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, जब हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, हर डायरेक्शन में उसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी। लेकिन अगर एमोर्फस सॉलिड है उसको आप किसी भी डायरेक्शन में निकालने की कोशिश करो तो उसकी वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी, ठीक है। अच्छा, ट्रू सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसके पिछले वाले स्लाइड में। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब सेम पैटर्न इज रिपीटेड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। और एमोर्फस का शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि जो एमोर्फस सॉलिड्स है दे आर आल्सो नोन एज सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोला जाता है उनको, ठीक है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है जो एग्जैक्टली सॉलिड के प्रॉपर्टीज के साथ काफी मैच नहीं होता, तो इस वजह से इनको सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोला जाता है, ठीक है। वैसे आपको मतलब हम एग्जांपल के लिए ये सोच सकते हैं कि आपको पता है ना कि लिक्विड्स जो है वो फ्लो करते हैं ना, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ fluids, they are known as fluids, liquids हो गया, gases हो गया, so they can flow, लेकिन solids ऐसे नहीं होते, मतलब वो flow नहीं करते, है ना। लेकिन जो ये amorphous solids होते हैं, for example glass जो है इसका because it is a amorphous solid, it is a super cooled liquid,
ठीक है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, बट इट हैज गॉट स्लाइट टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलता है कि जैसे बहुत जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं, जो बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स होते हैं, उसके जो विंडो पेन्स होते हैं ना, कभी अगर आप देखोगे तो विंडो पेन्स का जो ग्लास होता है वो ऊपर थिन होता है और नीचे की तरफ थोड़ा थिक होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओवर द इयर्स व्हाट हैपेंस, जो ग्लास होता है इट स्टार्ट्स फ्लोइंग डाउन। ठीक है, हल्का हल्का फ्लो करना शुरू कर देता है नीचे की तरफ, तो इसलिए जो थिकनेस होता है वो ऊपर कम हो जाता है और नीचे हल्का सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन हम बोलते हैं दैट ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, अच्छा यहाँ पे देखो एनाइसोट्रोपी वाला चीज। अच्छा, हमने ये बोला था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनका एक रेगुलर पैटर्न है। तो हमने एक रेगुलर पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ किया है। पहले सारे जो बॉल्स यहाँ पे शो किया है वो सारे हॉलो है, फिर उसके बाद सॉलिड है, फिर हॉलो है, फिर सॉलिड है, फिर हॉलो है। तो ऐसे एक रेगुलर पैटर्न है। ठीक है, अब हम कोई भी प्रॉपर्टी मेजर करना चाहते हैं। सपोज मैंने बोला कि हमने पहला प्रॉपर्टी मेजर किया टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले हॉलो आया, फिर सॉलिड आया, फिर हॉलो आया, फिर सॉलिड आया, फिर हॉलो आया, फिर सॉलिड आया। लेकिन अगर हम सेम प्रॉपर्टी को इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं बी की तरफ, तो फिर क्या हो रहा है? सारे सॉलिड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो एटम्स, जो पार्टिकल्स लाई कर रहा है इन दिस डायरेक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स दैट आर लाइंग इन दिस डायरेक्शन, है ना? तो अगर पार्टिकल्स जो लाई कर रहे हैं वो डिफरेंट होगा, इसका मतलब जो वैल्यू होगा प्रॉपर्टी का वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं एमोर्फस में। एमोर्फस में क्या है? उसमें कोई रेगुलर पैटर्न ही नहीं है ना? कोई रेगुलर पैटर्न ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? जैसे आप उस इसको समझने की कोशिश करो। सपोज मैंने बोला कि आप किसी शादी में गए हो। ठीक है, अब जब आप शादी में गए हो तो फिर आप एक दो शादी पे गए। आप एक शादी ऐसी थी जिसमें क्या हुआ है कि सारे जितने भी मेल्स थे उनको एक साथ बिठा दिया, जिनको जितने भी फीमेल्स थे उनको एक साथ बिठा दिया, जितने भी बच्चे थे उनको एक साथ बिठा दिया। तो क्या होगा? आप मेल की तरफ गए, फीमेल की तरफ गए, फिर चिल्ड्रन की तरफ गए, तो आपको अलग अलग दिखा। ठीक है, अब दूसरी शादी ऐसी थी जिसमें ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था, मतलब कोई भी डिसिप्लिन अरेंजमेंट नहीं था, सब ऐसे फैले हुए थे लोग। मतलब मैं हर जगह आप देखोगे तो मेल्स थे, फीमेल्स थे, बच्चे थे, सब कुछ थे। ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? आप बीच में खड़े हो, ठीक है, आप जिस तरफ भी देख रहे हो उस तरफ आपको सारे लोग दिख रहे हैं, मेल भी दिख रहे हैं, फीमेल भी दिख रहे हैं और फिर बच्चे भी दिख रहे हैं। तो आपको बीच में से कैसा लगेगा कि हर तरफ सेम है। ठीक है, कोई कोई डिफरेंस नहीं होगा, हर तरफ सेम टाइप के लोग ही दिखेंगे आपको। मतलब यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम ऑल द थ्री classes, you'll find males also, you'll find females also, you'll find children also in all the directions, right? तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें आपको ऐसा लगेगा कि हर प्रॉपर्टी जो है वो सेम ही है हर डायरेक्शन में। ठीक है, आप समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, क्योंकि कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी है, कोई भी पार्टिकल प्लेस किया गया है, सो द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल seem to remain same in all the directions. ठीक है, and this is known as isotropy. आई होप समझ आ गया होगा अब तक एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी में क्या डिफरेंस है। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, अब देखो, अब हमने ये पढ़ लिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं। लेकिन हमें ये पता चला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ के कि मेनली जो सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आगे के चैप्टर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज क्लासेस। मेनली चार क्लासेस है। पहला है आयनिक, दूसरा है मेटालिक, तीसरा है कोवलेंट और फोर्थ है मॉलिक्यूलर। ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर के फर्दर डिविजन्स है। सो देयर आर मेनली फोर क्लासेस इनटू व्हिच क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव बीन क्लासिफाइड: आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक और मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब ये क्या है ये हम आगे देखेंगे। अच्छा देखो, अच्छा ये पांच छह चीजें हैं जो आपको याद रखना है हर एक टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में। तो सबसे पहले तो आ गया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। फिर आ गया आयनिक, फिर आ गया मेटालिक, फिर कोवलेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। जो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे ऑब्वियसली उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स, है ना?
आयनिक सॉलिड्स होंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी आयंस। मेटालिक सॉलिड्स होंगे तो उसमें होता है पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्नल्स, KERNELS, कर्नल्स इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव आयंस होंगे और हर तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे होंगे। सो दिस इज फॉर मेटालिक सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स के केस में एटम्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, वैन डर वाल फोर्सेस में भी क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर आप लोग को याद हो, हमने क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में जो फर्स्ट पार्ट था उसी में पढ़ा था कि वैन डर वाल फोर्सेस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इन जनरल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में द टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट इज वैन डर वाल फोर्स। उसमें से अगर नॉन पोलर होगा तो लंदन फोर्सेस होगा। ठीक है, पोलर होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। आयनिक सॉलिड्स अगर है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या आयनिक बॉन्ड होगा, है ना। नाम से ही पता लग रहा है कि आयनिक सॉलिड्स है तो उसमें आयनिक बॉन्ड होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा। मेटालिक सॉलिड्स है तो फिर मेटालिक बॉन्डिंग होगा, कोवलेंट है तो फिर कोवलेंट बॉन्डिंग होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है, ये कॉमन एग्जाम्पल्स है जो आप थोड़ा बहुत याद रखोगे। नॉन पोलर सॉलिड्स होगा तो फिर नॉन पोलर कोई भी कंपाउंड ले लो, सेम एटम्स के बीच में भी हो सकता है, H2, या लीनियर मॉलिक्यूल हो गया CO2 जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, वो आ गया नॉन पोलर सॉलिड्स के अंदर। पोलर में आ गया जिसमें लोन पेयर होता है या जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, जैसे SO2 हो गया, HCl हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डेड आइस। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स के अंदर सॉल्ट्स आ गए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। NaCl हो गया, CaF2 हो गया, KCl हो गया, ZnS हो गया। सो दीज आर अंडर आयनिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में मेटल्स आ गए, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। देन कोवलेंट सॉलिड्स में मेनली तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स, जैसे कार्बन के डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स फॉर्म होता है, और SI बॉन्ड्स भी हमने पढ़ा था P ब्लॉक में। तो सिलिका याद है, सिलिका हो गया, क्वार्ट्ज या सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये सारे एग्जांपल्स आ गए जिसमें हम नेटवर्क फॉर्म होता है। वो अगर आपको याद हो P ब्लॉक में हमने पढ़ा था, उसमें नेटवर्क टाइप का बनता है, बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं एक दूसरे के साथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। तो ये आ गया अंदर कोवलेंट सॉलिड्स। ठीक है, अच्छा, फिजिकल नेचर की बात करें तो फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, सिवाय हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स के, वो होते हैं हार्ड, जैसे आइस। आयनिक सॉलिड्स हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मेटालिक सॉलिड्स आर हार्ड, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। कोवलेंट सॉलिड्स काफी हार्ड होते हैं, इनफैक्ट दे आर द हार्डेस्ट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट याद होगा आपको, ग्रेफाइट वाज एन एक्सेप्शन। ग्रेफाइट का स्लिपरी नेचर होता है बिकॉज ऑफ वेरी वीक बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स। याद करो, P ब्लॉक में हमने पढ़ा था। सो दैट इज एन एक्सेप्शन। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, अदरवाइज कोवलेंट सॉलिड्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दे आर हार्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अगर आप देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इंसुलेटर्स, आयनिक सॉलिड्स वैसे इंसुलेटर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर आप मोल्टन फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाओगे, दे विल बिकम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटालिक सॉलिड्स दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स। मेटल्स जो है वो दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स, सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टिंग होते हैं और मोल्टन स्टेट में भी कंडक्टिंग होते हैं। कोवलेंट सॉलिड्स जो है वैसे इंसुलेटर्स होते हैं, सिवाय ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट में फिर से याद करो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, उसमें क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब हर कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड्स बना रहा था, है ना। हर लेयर में हेक्सागोनल रिंग्स था हर लेयर में, तो हेक्सागोनल रिंग्स में हर कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहा था, तो जो 4th कार्बन था वो एक्स्ट्रा था हर कार्बन का, है ना। तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विच वर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो क्या कर सकता है, दे आर मोबाइल, दे आर फ्री। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दोस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट का एक्सेप्शन याद रखना, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। ठीक है, अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट में अगर आप देखो, इनका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का तो लो है, लेकिन आयनिक सॉलिड्स का हाई है। मेटालिक सॉलिड्स का भी हाई है, लेकिन जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं उनका इनफैक्ट दे आर हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनफैक्ट डायमंड इज द substance that has got the highest melting point in the entire earth। ठीक है, डायमंड जितना मेल्टिंग पॉइंट किसी का भी नहीं है।
सो इज इट क्लियर? तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और उनके बारे में, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें इसमें से कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप इस टेबल को अपने अपने से ड्रॉ करने की कोशिश करना। इसमें जो जो कॉलम्स है अपना दिमाग लगाना। सी इट इज नॉट डिफिकल्ट, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले भी। तो जो जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड ये टेबल है, सारे प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसको खुद लिखने की कोशिश करना, जब खुद लिखोगे वो अपने आप ही हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज ओवर। यहाँ पे यहाँ मतलब हर चैप्टर स्टार्ट जब होता है तो उसमें थियोरी ही होता है ना। तो इसमें जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन है, इसमें हमने जाना कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आगे के चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। लेकिन अब तक जो हमने करा वो आप कर लेना, उसको जब पढ़ाया जाए तभी पढ़ लेना, कुछ भी पेंडिंग मत रखना। एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द coming classes. Fine? Okay. Thank you so much.